Medical and surgical asepsis. This video is for BSc first year and this is the revision video. Sepsis means presence of microorganisms and asepsis means the state of being free of pathogenic organisms or the absence of microorganisms that produce sepsis or septic disease. और asepsis is the method of achieving a germ free condition. तो sepsis का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना और asepsis का मतलब होता है कि it is a condition, it is a method of achieving a germ free condition जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. A मतलब absence of microorganisms. Medical asepsis, it is a synonym of क्लीन टेक्निक. तो मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि क्लीन टेक्निक. इट मीन्स ऑब्जर्विंग ऑल दोज प्रैक्टिसेस दैट आर डिजाइन टू लेसन द नंबर एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो इसका मतलब होता है कि वो सारी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करना जो नंबर ऑफ पैथोजेंस एक दूसरे से जो पैथोजेंस फैलते हैं उस पैथोजेंस के नंबर को कम करना. पर्पस टू एंश्योर एडिक्वेट रिमूवल ऑफ पैथोजेंस टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. तो क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना इसका पर्पस होता है और पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके नंबर को कम करना और उनका एडवोकेटली उनको रिमूव करना. ये हमारा पर्पस है मेडिकल एसेप्सिस का. गाइडलाइंस फॉर मेडिकल एसेप्सिस. हैंड वॉशिंग. तो मेडिकल एसेप्सिस में क्या क्या आते हैं. हैंड वॉशिंग आता है सबसे पहले. तो फॉलो करेक्ट प्रोसीजर ऑफ हैंड वॉशिंग. तो हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर हमने आपको पहले ही सिखा दिया था. रिमूव ऑल ज्वेलरी एंड रिस्ट वॉच. हैंड वॉशिंग करने से पहले सारी ज्वेलरी रिमूव करना है और रिस्ट वॉच रिमूव करना है. ट्रिम योर नेल्स. नेल्स को ट्रिम करना है. रिंस द सोप वेल बिफोर रिटर्निंग इट इनटू द सोप डिश. और सोप को अच्छे से पहले पानी से अपने हाथ में रब करना है और उसके बाद ही उसको वापस से सोप डिश में रखना है. Clean the supplies used for one patient before using the same for the next patient. पहले तो हमने हैंड वॉशिंग करा. हैंड वॉशिंग आता है मेडिकल एसेप्सिस की गाइडलाइंस में. उसके बाद है कि जितनी भी सप्लाईज हम यूज़ करते हैं वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे यूज़ करने से पहले हमें उसको अच्छे से क्लीन करना है. कैरी सॉइल्ड मटीरियल्स अवे फ्रॉम योर यूनिफॉर्म सो दैट इट मे नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस. तो जितने भी सॉइल्ड मटेरियल्स हैं उनको अपने यूनिफॉर्म से दूर रखना है ताकि वो पैथोजेंस हमारे यूनिफॉर्म पे ना लगे. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल्ड मटेरियल है उससे हमारे यूनिफॉर्म पे ना लगे. और अगर हमारे यूनिफॉर्म पे लग जाएगा तो वो किसी और को लग सकते हैं और हमें खुद भी इन्फेक्शन हो सकता है. नेवर through soiled linen or any material in the floor to prevent addition or more pathogens to it but dispose it properly. तो जब भी हम बेड मेकिंग करते हैं तो बेड मेकिंग करते वक्त हम क्या करते हैं कि जो बेडशीट होती है उसको उतार के सीधा हमें लॉन्ड्री बैग में डालना है. कभी भी बेडशीट को उतारने के बाद फ्लोर पे नहीं डालना है. ये मिस्टेक ज़्यादातर की जाती है कि बेडशीट को उतार के फ्लोर पे डाल दिया जाता है. वो रॉन्ग प्रैक्टिस है क्योंकि अगर हम बेडशीट को उतार के फ्लोर पे डाल देंगे तो उस पर और ज़्यादा पैथोजेंस लगेंगे और ज़्यादा पैथोजेंस लगने की वजह से वो सही से क्लीन भी नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए कोई भी चीज़ को फ्लोर पे नहीं डालना है और उसे हमेशा अच्छे से डिस्पोज करना है. डिस्कार्ड और रिटर्न फॉर रीक्लीनिंग एनी आर्टिकल्स ड्रॉप्ड इन फ्लोर. और अगर इन केस कोई भी क्लीन्ड आर्टिकल्स फ्लोर पे गिर जाता है तो उसको हमें यूज़ नहीं करना है. चाहे वो क्लीन आर्टिकल हो या स्टेराइल आर्टिकल हो उसको यूज़ नहीं करना है बिकॉज उसकी वो जो आर्टिकल है वो क्लीन नहीं रहेगा. उसको हमें फिर से क्लीनिंग के लिए भेजना है. Ask the patient to cover nose or mouth when coughing, sneezing or laughing to prevent the spread of pathogens by airborne droplet.
तो पेशेंट को बोलना है कि जब भी वो खांसे या स्नीज करे तो वो अपने मुंह को और नाक को कवर करे. बी अवेयर ऑफ क्लीन एंड डर्टी एरियाज इन अ यूनिट एंड नेवर इंटरचेंज दीज एरियाज. और जितने भी क्लीन और डर्टी एरियाज है उनसे अवेयर रहना है. और नेवर इंटरचेंज दिस एरियाज मीन्स कभी भी ऐसे नहीं करना है कि डर्टी चीज़ों को क्लीन एरिया में लेकर आए और क्लीन चीज़ों को डर्टी एरिया में लेकर गए. ये सब नहीं करना है, उससे फिर दूसरी चीज़ें भी कंटामिनेट हो सकती है. इसीलिए हॉस्पिटल्स में एक यूटिलिटी रूम्स होते हैं, तो उस यूटिलिटी रूम्स में हम क्लीन कर सकते हैं. जो डर्टी आर्टिकल्स है उसको हम उस यूटिलिटी रूम में क्लीन कर सकते हैं और फिर उसके बाद यूटिलिटी रूम से उस क्लीन आर्टिकल्स को पैक करके हम स्टेरलाइजेशन के लिए भेजते हैं. तो कभी भी इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है. कीप सप्लाइज एज मिनिमम एज पॉसिबल इन द पेशेंट्स रूम. तो पेशेंट्स रूम में जितनी भी सप्लाइज है उसको कम से कम ही रखना है. मिनिमाइज द नंबर ऑफ विजिटर्स एंड डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स इन द हॉस्पिटल वार्ड्स. तो ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज 12 ईयर्स एंड बिलो जो चिल्ड्रन है उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उन्हें ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है. Teach the patient and visitors about the spread and prevention of infection. So we need to teach the visitors and the patient about the spread and prevention of infection. Following activities come under medical asepsis. Maintain ventilation. Keep the unit well ventilated. तो जो हमारी यूनिट है उसको वेल वेंटिलेटेड रखना है ताकि उसमें से उसका वेंटिलेशन अच्छा हो और जितने भी पैथोजेंस है वो बाहर जा सके. क्लीनलीनेस. मेंटेन जनरल क्लीनलीनेस ऑफ वार्ड इक्विपमेंट्स एंड डिसइंफेक्ट एज इंडिकेटेड. डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग द यूनिट. रिंसिंग एंड वॉशिंग द इक्विपमेंट. मेंटेन हाई डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ यूनिट एंड इक्विपमेंट्स. तो क्लीनलीनेस मेंटेन रखना है वार्ड में. मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट. We need to maintain the personal hygiene of the patient, provide clean dress and linen to the patient, provide safe food and water supplies. Dispose of excreta and refuse properly, good hand washing practice, use of protective devices, use of disinfectants. Surgical asepsis. Surgical asepsis means observing all those practices that are designed to render and keep the supplies, articles and areas free from pathogens. तो सर्जिकल एसेप्सिस में हमें सारे पैथोजन से आर्टिकल्स को फ्री रखना है, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स. उनके स्पोर्स के साथ भी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जो हम सर्जरीज में इस्तेमाल करते हैं या फिर लेबर रूम या डिलीवरी रूम में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं सर्जिकली एसेप्टिक या स्टेरिलाइज्ड आर्टिकल्स होते हैं. तो उनके जो पैथोजेंस होते हैं और स्पोर्स होते हैं उनमें उन आर्टिकल्स में नहीं होते. और इसका पर्पस ये होता है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द बॉडी, ताकि पैथोजेंस बॉडी में एंटर ना हो. Indications. Surgical asepsis or sterile technique is required to be maintained in the operating room, labor room, major diagnostic room, various bedside procedures, example IV cannulation, urinary catheterization, suctioning, tracheobronchial airway and dressing. स्टेरिलाइजेशन. और सर्जिकल एसेप्सिस में ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है स्लाइड में. सर्जिकल एसेप्सिस में सर्जिकल हैंड वॉशिंग आता है और डनिंग ऑफ ग्लव्स, मास्क और गाउन. ये पीपीई भी सर्जिकल एसेप्सिस में आता है. और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन इज द किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स which are highly resistant. Sterilization is an absolute term, that is the articles must be sterile, meaning the absence of all microorganisms. तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स. Sterilization destroys all microorganisms on the surface of an article or in a fluid to prevent disease transmission associated with the use of that item. While the use of inadequately sterilized critical items represent a high risk of transmitting pathogens.
और अगर स्टेरलाइज नहीं हो सारे आर्टिकल सही से तो ज़्यादा पैथोजेंस एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो स्टेरलाइजेशन में हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं और उनके स्पोर्स को भी, जो हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, जो दूसरे मेथड से रिमूव नहीं होते लेकिन स्टेरलाइजेशन से वो रिमूव हो जाते हैं। Uses of sterilization commonly used in the operating room and delivery room. ज़्यादातर हम इसे ऑपरेटिंग और डिलीवरी रूम में यूज़ करते हैं। नर्सिंग प्रोसीजर्स दैट आर इन्वेसिव नर्सिंग प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स। ग्लव्स, एप्रन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंजेस एक्सेट्रा आर टू बी स्टेरिलाइज। इन सारे इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए हम स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क्स में जैसे प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, रिएजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स वेयर अ स्टेराइल कंडीशन इज़ टू बी मेंटेन्ड। तो इन सारी चीज़ों में हम स्टेरिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो फिजिकल मेथड्स में आता है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम, बॉइलिंग, रेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड्स में आता है इथाइलिन ऑक्साइड, क्लोरीन ब्लीच, ग्लूटराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हॉट एयर ओवन आता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। एंड ड्राई हीट टिपिकली रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर देन मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हम कम टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं लेकिन ड्राई हीट में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है क्योंकि ड्राई हीट पेनिट्रेटिंग नहीं होती एंड इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर एक्सपोजर। मॉइस्ट हीट पेनिट्रेटिंग होती है। नेवरदलेस एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट इज़ चीप एंड ईजी। तो ड्राई हीट का जो एप्लीकेशन होता है वो चीप होता है और इजी होता है। और 171 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर हम यूज़ करते हैं, या फिर 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स यूज़ करते हैं, या 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 16 आवर्स यूज़ करते हैं हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में। Note that the length of exposure necessary is inversely proportional to the temperature. तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर है उतना कम टेम्परेचर है। आप देख सकते हो 171 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 आवर के लिए ही रखा है, 160 है तो 2 आवर्स के लिए, 121 है तो 16 आवर्स के लिए। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं मेथड वो है ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव में हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं या 134 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। और 121 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल हम करते हैं 15 मिनट्स तक, 134 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं 3 मिनट तक। मैं इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक सेम टॉपिक आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी होगा तो आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा। और इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इसके नोट्स आपको फिर से भेज दूँगी। Precautions: all articles must be clean and dry. The wrapper and the container must allow penetration of the steam into the articles. तो सारे आर्टिकल्स पहले हम क्लीन करते हैं, उसके बाद ही उनको स्टेरिलाइज करते हैं और क्लीन करके ड्राई करके फिर उसके बाद उनको रैप करते हैं। और जिस कंटेनर में हम उसे रैप कर रहे हैं वहाँ से स्टीम आसानी से पेनिट्रेट होनी चाहिए। द ड्रम शुड नॉट बी फुल नॉट द कंटेंट्स अरेंज्ड टू कम्पैक्टली। तो ड्रम ना ज़्यादा फुल होना चाहिए और ना ही आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम्पैक्टली अरेंज्ड होने चाहिए ड्रम के अंदर। कैंस एंड जार्स मस्ट बी ओपनड एंड टर्न टू द साइड सो दैट स्टीम कैन पेनिट्रेट द कंटेंट्स। तो कैंस और जार्स अच्छे से ओपन होने चाहिए एंड इट शुड बी टर्न टू द साइड सो दैट स्टीम कैन पेनिट्रेट द कंटेंट। मैंने आपको जब प्रोसीजर बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ड्रम्स होते हैं सर्जिकल ड्रम्स उसके अंदर स्टीम जाने के लिए होल्स होते हैं विच वी ओपन अप वाइल वी आर स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल ड्रम्स। Sterilization by flame. Sterilization by flame
भी हम करते हैं, हम जो गॉस पीस होता है उस गॉस पीस को डिप करके, स्पिरिट में डिप करके, और उसको हम फ्लेम पे रख कर उसके बाद हम फ्लेमिंग करते। तो वो फ्लेमिंग हम स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते हैं। Small instruments like BCG needles and trays are sterilized by flaming with spirit and swab. This technique is done when there is shortage of equipment and in emergency situation. जब emergency situation होती है तब हम sterilization by flame करते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल्स में करते हैं जब ट्रेस वगैरह को हम स्टेरिलाइज कर देते हैं, इन केस वो स्टेरिलाइज ना हो और हमें इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो तब हम स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम करते हैं। Boiling for 10 minutes will kill most of the pathogenic organism, but spores from the bacteria and viruses are resistant to boiling. पर spores नहीं मरते boiling से। Precautions: immerse the articles fully in the water. और जितने भी आर्टिकल्स हम बॉयल कर रहे हैं उनको फुली वाटर में होना ज़रूरी है। क्लोज द स्टेरिलाइज़र लिड टाइटली, और स्टेरिलाइज़र की लिड टाइटली हमें क्लोज करना है। नोट द टाइम आफ्टर द वाटर हैज़ स्टार्टेड टू बॉयल फॉर 7 to 10 minutes। रिमूव द आर्टिकल्स विथ जीटल फोर्सेप। डू नॉट बॉयल शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तो शार्प, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बॉयल करने के लिए मना किया जाता है। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को बॉयल नहीं करना है। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, तो कुछ रेडिएशन भी हेल्प करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, जैसे कि यूवी रेस हो गए, गामा रेस हो गए, ये सारे रेस हेल्प करते हैं स्टेरिलाइजेशन में। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव बट नाउ डेज इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक आइटम्स सच एज डिस्पोजेबल सलाइन सेट्स, catheters, Ryle's tube, disposable syringes, etc., which will not withstand heat sterilization, and sharp instruments such as hypodermic needles and scalpel blades. In this method, the articles can be packed before sterilization in individual sealed plastic bags so that there is no recontamination after sterilization. तो ये जितने भी स्टेरिलाइजेशन करते हैं हम, इन दिस मेथड द आर्टिकल्स आर टू बी पैक्ड बिफोर स्टेरिलाइजेशन इन इंडिविजुअल सील्ड प्लास्टिक बैग सो दैट देयर इज़ नो रिकंटामिनेशन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन। इन सब को पहले हम एक प्लास्टिक बैग में पैक करके उसके बाद स्टेरिलाइज करते हैं ताकि स्टेरिलाइजेशन के बाद फिर से रिकंटामिनेशन ना हो। केमिकल स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं हम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बाय द डिसइंफेक्टेंट्स। इसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं या फिर डिसइंफेक्शन भी बोलते हैं इसे। केमिकल स्टेरिलाइजेशन को मेनली ये डिसइंफेक्शन ही होता है, पर कुछ केसेस में जो आर्टिकल्स हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते उनको हम डिसइंफेक्टेंट से स्टेरिलाइज या फिर डिसइंफेक्शन करते हैं। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स एक्ट्स बाय coagulating the bacterial protein or by changing the composition of the protein so that it no longer exists in the same form. तो बैक्टीरियल प्रोटीन पे एक्ट करता है ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट, उसको कोगुलेट करता है। कोगुलेट करना मतलब उसको जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसको उसकी क्लॉटिंग हो जाती है और उसका जो प्रोटीन का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है और वो सेम कंपोजिशन में नहीं रहता। और जब बैक्टीरियल प्रोटीन सेम कंपोजिशन में नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया अपने आप ही मर जाएगा। Precautions: the articles should be thoroughly cleaned to remove organic materials. Instruments soaked in germicide must be adequately rinsed with sterile water before being used. और आर्टिकल जितने भी होते हैं पहले हम उनको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम डिसइंफेक्टेंट में डिप करते हैं और डिसइंफेक्टेंट में डिप करने के बाद जब हमें यूज़ करना है आर्टिकल्स को उनको फिर से हम स्टेराइल वाटर से वॉश करते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं। द आर्टिकल्स शुड बी फुल्ली सबमर्ज्ड इन इट, और डिसइंफेक्टेंट में आर्टिकल्स पूरी तरीके से सबमर्ज्ड होने चाहिए। अब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जैसे कि एंडोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप हो गया, इनके बारे में आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। ये आर्टिकल्स हम ना ऑटोक्लेव कर सकते हैं और इसको जब
ये इतने भी ज़्यादा नहीं होते हॉस्पिटल में, ये बहुत महंगे होते हैं। एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, बेसिकली इनमें कैमरा होता है जो हम अंदर डाल के विजुलाइज करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, या फिर ब्रोंकोस्कोप में अपने ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइस को। तो ये बहुत महंगे होते हैं और हम इसको एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे यूज़ करने से पहले हम इसको फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन, ग्लूटाल्डिहाइड सोल्यूशन, इन सब सोल्यूशंस में डाल के रखते हैं ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाए। थैंक यू।